सभी ईमानदार मीडिया कर्मियों का धन्यवाद एक बार फिर आने के लिए। बहुत ही सेंसिटिव इशू है आजकल आप देख ही रहे हैं, और इस मुद्दे को अगर इसके सही अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। एक यूनियन टेरिटरी है भारत में, जो अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसे स्टेट के दर्जे से कम करके यूनियन टेरिटरी बनाया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने और सरदार पटेल साहब से अपनी तुलना करवाना चाहने वाले होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने, तो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से सारा कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर का मोटा अमित शाह साहब के हाथ में आ जाता है। पूरी तारीफ उनकी और पूरी बुराई उनकी होनी चाहिए, ऐसा इंसाफ और बराबरी का असूल और पैमाना होना चाहिए। उनके होम मिनिस्टर के बाद बनने के बाद आतंकवाद की घटनाएं वहाँ पे बढ़ गई, लेकिन वो पूरे देश को गुमराह करते रहे, बहकाते रहे कि आतंकवाद जो है हमने पूरी तरीके से काबू कर लिया है, हमने कश्मीर में शांति स्थापित कर ली है, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से होता था उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। ऐसा अमित शाह साहब ने होम मिनिस्टर के पद पे रहने के बाद ऐसी बातें बार बार बोली, और इसका अंजाम ये हुआ। और ये बात अब मैं नहीं कह रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनकी ज़बानी कहना चाहता हूँ। एक आलोक शुक्ला साहब हैं, करण थापर साहब एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। वो आर्मी में कर्नल रिटायर हुए हैं और वो काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इन विषयों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनका कहना ये है, और अमित शाह साहब ने और किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसका खंडन अभी तक नहीं किया। मेरा ये कहना है कि अमित शाह साहब ने ऐसी बातें इसलिए कहीं क्योंकि वो अपने आप को सरदार पटेल साहब से भी बड़ा साबित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि उनकी वजह से, यानी कि अमित शाह जी की वजह से कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान का उन्होंने ख़त्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, और नॉर्मलसी आ चुकी है। आलोक शुक्ला साहब क्या कहते हैं करण थापर साहब के इंटरव्यू में, कि ये नॉर्मलसी की जो बात कर रहे हैं अमित शाह साहब, वो 100% फॉल्स, झूठ है। और इस झूठ बोलने की वजह से, मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उनके लफ्ज़ों का मतलब बता रहा हूँ आपको, और यही मतलब है उनका मेरे हिसाब से। और उन्होंने कहा भी है ये बात इन सो मेनी वर्ड्स, ये जो नॉर्मलसी का जो दावा था झूठा 100%, इसकी वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रूप में आ गया, या एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई सेंस ऑफ के अब सब कुछ ठीक हो गया है, और इसकी वजह से चूक हुई है। ये ऐसी चूकें होती हैं, और ये सबसे डेंजरस बात होती है कि हमारे ट्रूप्स के अंदर ऐसी कॉम्प्लिसेंसी आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, और उसके बाद जो अंजाम होता है, ये आलोक शुक्ला जी के लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि इसका इम्प्रेशन ये जाता है कि मुट्ठी भर आतंकवादी, मुट्ठी भर जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने भारत देश की इतनी महान सेना को टक्कर दे दी। ये आलोक शुक्ला साहब कह रहे हैं, और ये बोल रहे हैं वो, ये सबसे बुरी बात होती है ट्रूप्स के मॉरल के लिए, और सबसे बुरी बात होती है जो आतंकवादी हैं उनका झूठा मॉरल बूस्ट करने के लिए। वो भले ही वो मारे जाएं या क्रश कर दिए जाएं, लेकिन उनका एक झूठा मॉरल बूस्ट हो जाता है। ये उनकी एनालिसिस है। ये एक और इंटरव्यू में करण थापर साहब ने, दुल्लत साहब है जो रॉ के चीफ रहे हैं और कश्मीर के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि टेररिस्ट जो हैं हमसे, यानी कि भारत देश से स्मार्टर साबित हो रहे हैं। स्मार्टर मतलब उनसे ज़्यादा होशियार साबित हो रहे हैं।
मेरा ये मानना है, हालांकि मैं इन स्टेटमेंट से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूं, दोनों ही स्टेटमेंट से कुछ एग्री करता हूं। दुल्लत साहब की बात को तो मैं सीधा सीधा ये कह के नकारना ही चाहता हूं कि जो टेररिस्ट हैं वो भारत देश से नहीं, हमसे नहीं, मतलब भारत देश का स्टेट से नहीं स्मार्ट हैं, वो सिर्फ अमित शाह साहब से स्मार्टर हैं, उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि ये विषय उनका है ही नहीं अमित शाह साहब का, जिस पे वो अपनी पॉलिटिकल पावर मोदी जी से नज़दीकियों की वजह से बन गए। टेररिस्ट जो हैं ये पाकिस्तान से आने वाले और पाकिस्तान की आईएसआई सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी से ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनसे ज़्यादा होशियार हो सकते हैं। और जो हमारे ट्रूप्स हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनसे स्मार्ट नहीं हैं। ये दुल्लत साहब की बात को मैं खंडन करना चाहता हूँ। एक तो मैंने इसलिए कही, अमित शाह साहब क्रिकेट में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मोदी जी कुछ भी बात लफाजी करने में, जुमले बोलने में, झूठ बोलने में, एक पीआर एजेंसी चलाने में मोदी जी और अमित शाह साहब बहुत अच्छे हो सकते हैं। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को बिजनेस में फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने के लिए सरकार की ताकत का, भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो राजकाज का काम चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर भारत देश को ये डायलॉग्स दुल्लत साहब के, जो हमारे खुद के रिटायर्ड रॉ के चीफ हैं, और रॉ के चीफ का मतलब आप सब लोग समझते हो, ये झेलनी पड़ रही है, तो ये गलती अमित शाह जी, मोदी जी की है, राजनाथ जी की है। भारत अगर फ्री हैंड होता ट्रूप्स को, अगर आर्मी को फ्री हैंड होता, अगर हमारी पुलिस एजेंसीज़ को फ्री हैंड होता, जो नहीं है, मोदी जी है ना, वो तो बादलों के पीछे से बालाकोट करने के लिए बोल रहे थे। अगर वो पायलट अगर अक्लमंद ना होते, मोदी जी की बात सुन लेते, तो बालाकोट फेल हो जाता। वो तो उन्होंने हंस के टाल दी होगी बात के, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इनको क्यों ध्यान देना, इसीलिए सक्सेसफुल हुआ बालाकोट। तो ये सब बातें हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, और वो ये है कि ये एक और दो लोग हैं जो मेरे, जब तक मैं ये क्रिमिनल जो टेलीविज़न है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जो मैं उन्हें क्रिमिनल्स कहता हूँ और पाकिस्तान और चाइना की एजेंसीज़ का एजेंट कहता हूँ, उनसे मिला हुआ कहता हूँ। ये जो सारे क्रिमिनल टेलीविज़न है जिस पे मैं भी कुछ समय पहले तक जाता था, कुछ सालों पहले तक, दो लोग मुझसे सबसे ज़्यादा इन विषयों पे मुझसे लड़ाई भी करते थे और मुझे बुरा भला भी बोलते थे। आज वो दोनों के दोनों मेरी बात से 100% एग्री कर रहे हैं। दूसरी बात ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसका कोई सलूशन ढूंढना है। ये सब कुछ चंगा है करके, और हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ के लोग भी हैं, वो चले गए वहाँ पे, बोल दिया हम सब सरकार के साथ हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार का मतलब अमित शाह साहब, मोदी साहब और राजनाथ साहब नहीं है, देश के साथ सब हैं, और देश के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं जिस काम को करने के, उनके साथ सब हैं। ये जो लोग नाकारा साबित हो रहे हैं एक के बाद एक, उनके साथ होना ज़रूरी नहीं है। उनकी सीट के साथ हो सकते हो आप, प्राइम मिनिस्टर की चेयर के साथ हो सकते हो। मोदी जी के जो चूक है, जो उनकी लापरवाहियाँ हैं, अमित शाह जी की जो चूक है, जो उनकी इनकैपेसिटी है कुछ चीज़ों को करने की, उनके साथ अगर पूरा विपक्ष खड़ा होगा तो मैं समझता हूँ देश का नुकसान ही करेगा। हम अपनी आर्मी के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। अगर कोई उसमें से गलत काम कर रहा है तो उसको गलत बोलना देश हित में है, आंखें बंद करके साथ खड़े हो जाना गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। इससे वही कॉम्प्लिसेंसी आती है। अब मोदी जी और अमित शाह साहब क्या सोच रहे होंगे, चलो इसको भी हमने आपदा में अवसर बना लिया। तो मेरे ख्याल से देश के साथ जो अपोजिशन पार्टीज़ ने किया है ये ठीक नहीं किया है। इन लोगों को सीधे सीधे बोलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से। कम लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राज्यसभा और लोकसभा में, उनको तो कम से कम पता होने चाहिए ये कर क्या रहे हैं। दोनों खुला नहीं छोड़ सकते हम इन्हें। राहुल गांधी जी, खड़गे जी राज्यसभा में और लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। उनका स्टेचर जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर ही है। उनको कॉन्फिडेंस में लेके, ताकि मोदी जी कोई अपनी बादलों के पीछे से वाली कहानी ना कर रहे हो, इस चीज़ को रोकने का
अमित शाह साहब कोई क्रिकेट का खेल यहाँ नहीं खेल रहे हैं, या उनको समझ में ही नहीं आ रही कोई चीज़। शेयर मार्केट थोड़ी है ये, उनको नहीं समझ में आ रही तो कम से कम खड़गे जी और राहुल जी ये तो बोल सकते हैं कि किसी एक्सपर्ट से बात करके ऐसे करो, अमित शाह जी ऐसे मत करो। तो ये आंखें बंद करके सपोर्ट जो करना है, ये पॉलिटिकली तो अच्छा लग सकता है, पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग, लेकिन वो देश के हित में ठीक काम नहीं है। ये मैं एक बात तो ये कहने के लिए बुलाया था। तो जनरल GD बख्शी और रिटायर्ड जनरल और गौरव आर्या साहब मुझे बहुत बुरा भला कहते थे। आज GD बख्शी साहब खुल के ये बात बोल रहे हैं, हालांकि वो नाम नहीं ले रहे, मैं तब भी नाम लेता था, आज भी नाम ले रहा हूँ। वो ये खुल के बोल रहे हैं कि जो हमारे देश में जो 1,80,000 फौजी कम हो गए, इनडायरेक्टली वो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि ये जो अग्निवीर की स्थिति जो कहानी शुरू की है, इससे देश की फ़ौजों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे पास जो संख्या बल नहीं रहा, जो मोदी जी और अमित शाह और राजनाथ जी जिसकी मुख्य वजह है, वो देश की सुरक्षा को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। GD बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो फ़ौज की संख्या कम हो रही है, ये जो अग्निवीर के माध्यम से जो और भी कम की जा रही है, और जो पूरी तरीके से ट्रेंड फौजी नहीं है, वो जो भारत की सेना में एक कॉन्सेप्ट घुसाया जा रहा है ज़बरदस्ती, जिसको सभी एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं अग्निवीर के कॉन्सेप्ट्स को, वो देश का सबसे बड़ा बुरा काम है, देश का नुकसान कर रहा है, देश को छिन भिन करा देगा, देश की सुरक्षा को कमज़ोर कर देगा, ख़ास तौर पे माउंटेन्स में, जो कि चाइना की तरफ भी माउंटेन्स हैं और पहाड़ पाकिस्तान की तरफ भी। वो अब लेकिन वो नाम नहीं ले रहे, मैं अमित शाह जी, मोदी जी और राजनाथ सिंह जी का नाम ले रहा हूँ सीधे सीधे। GD बख्शी साहब कुछ दिन बाद नाम लेके भी बात करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके मन में देश प्रेम है, और उनका प्यार जो है मोदी जी और अमित शाह जी से वो शायद कमज़ोर हो जाएगा, देश प्रेम उनका हावी हो जाएगा, और उस दिन वो नाम लेके बोलेंगे कि ये लोग हैं भारत की सुरक्षा को कमज़ोर करने वाले। गौरव आर्या साहब क्या बोल रहे हैं आप, जो बात मैं बोलता हूँ शुरू से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी वो जड़ है, ये आतंकवादी तो सिर्फ पत्ते हैं। जब तक हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक वो एक के बाद एक, जैसे RSS भेजती रहती है ना, जब तक आप RSS को ठीक नहीं करोगे, आप ये मोनू मानेसर हैं, ये हैं, वो हैं, आराम भाई तेंगुल के वर्कर्स हैं, कितने आप वर्कर्स को जेल भिजवा लो, कुछ नहीं होगा जब तक कि आप जड़ पे नहीं जाओगे। RSS की हाई कमांड जो है उसको आप टैकल नहीं करोगे कानूनी और संवैधानिक तरीके से, जब तक RSS की ये एंटी नेशनल गतिविधियाँ जो टेररिस्ट गतिविधियों से एकदम मिलती जुलती हैं, वो रुकेंगी नहीं। तो गौरव आर्या साहब ने भी ये बात मानी कि जब तक हम पाकिस्तान की आर्मी को नहीं ख़त्म करेंगे, ये टेररिस्ट ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं इन दोनों को ये बोलना चाहता हूँ कि देशभक्ति अगर पक्की दिखानी है तो नाम लेके बोलना शुरू करें, मोदी जी, अमित शाह जी, RSS और BJP के लोगों का, क्योंकि पिछले 11 साल से जो बातें वो बोल रहे हैं ना कि ये हो गया और वो हो गया, यही टीम पूरी रिस्पॉन्सिबल है, RSS और BJP। तो नाम लेके बोलना शुरू करें, तब मैं इनकी और ज़्यादा तारीफ़ करूँगा। लेकिन कुछ तो अच्छा ही की, इसलिए मैं आज तारीफ़ कर रहा हूँ। अब इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं उस पर आ जाता हूँ सीधे सीधे। सबसे बड़ी बात, उससे पहले भी मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ, एक रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो हमारे देश की जनता ने ही कर दिया, कश्मीर की जनता ने कर दिया, और जो टूरिस्ट वहाँ गए थे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा कश्मीर के मुस्लिम लोगों ने, जो वहाँ भारत के लिए, हालांकि उनके दिल में ही पाकिस्तान और भारत में से चुनना होगा तो हमेशा भारत ही चुना जाएगा, दिल में भी उनके भारत का प्रेम ही है, लेकिन उन्होंने खुल के सड़कों पे आके भारत का प्रेम दिखाया अपना, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दिखाया। तो ये है पाकिस्तान के मुंह पे, ISI के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा। उससे भी बड़ा तमाचा एक और है, जितने भी ये RSS और BJP के लोगों को छोड़ दो, जो कार्डर्स हैं, जितने भी जो टूरिस्ट थे ना वहाँ पे, एक तो वो महिला जो इतने, जिनके पति मारे गए बैंक में मैनेजर थे गुजरात से, उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री के सामने जो बोला है ना, वो 100% सही है। कहाँ सो रहे थे तुम? 2000 जहाँ पे टूरिस्ट हैं वहाँ पे फौज के एक भी सिपाही नहीं था, और एक छोटे से बच्चे ने भी जो बोला है ना, कहाँ थी सरकार? और जितने भी टूरिस्ट जो मैंने देखे हैं इंटरव्यूज़, उन्होंने सब ने बोला है वहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों ने, कश्मीरी मुस्लिम भाइयों ने हमें अपने परिवार की तरह से रक्षा की हमारी,
और हमसे आगे रह के ये बोला कि गोली चलेगी तो पहले हम खाएंगे, और हमें अपने घरों में कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है हमें फर्स्ट फ्लोर पे रखा और खुद नीचे रह के अगर कोई आएगा तो पहले गोली हम खाएंगे, आपको बचाएंगे। तो ये है सबसे बड़ा तमाचा किसके मुंह पे? आईएसआई और पाकिस्तान के मुंह पे। दूसरा जामा मस्जिद पे भी जो हुआ वो भी, अब ये चीज़ें जो है ना, ये पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, ये चाइना के मुंह पे तमाचा है, जो हमारे देश के लोगों को आंतरिक असुरक्षा पैदा करना चाहते हैं ना, जो धर्म के नाम पे और जात के नाम पे जो करते हैं, वो पाकिस्तान और चाइना के एजेंट्स हैं। और ये कौन लोग हैं? ये उनके मुंह पे भी तमाचा है। हालांकि उनके काडर्स मुस्लिम बच्चों को, जो कश्मीरी बच्चे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के बदतमीजी कर रहे हैं कई जगह। चंडीगढ़ में तो सिख कम्युनिटी के लोगों ने उनको वार्निंग भी दे दी है, और अब ये डरपोक होते हैं, अब ये कम से कम पंजाब में तो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मगर ये समझना चाहिए दोनों का, एक हमारा जो मैं ट्रेंड वकील भी हूँ, तो मोटिव जो होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्राइम का। किसको फ़ायदा होगा इस क्राइम से? तो दो तरह के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, एक तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, और दूसरा आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा होता है। मोदी जी सीना दिखा के पाकिस्तान की तरफ नहीं बढ़े हैं, वो पीठ दिखा के पाकिस्तान को बिहार की तरफ बढ़े हैं, तो उनको भी फ़ायदा हो रहा है, वो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जाके हिंदू मुसलमान करके वही काम टेररिस्ट करते हैं, हिंदू मुसलमान। तो ये आरएसएस और आईएसआई, पाकिस्तान का आरएसएस से कनेक्शन और साबित होता है इस तरीके से कि दोनों ही एक ही बात करते हैं, उनके सारे संगठन एक ही बात करते हैं, वो भी हिंदू मुसलमान और वो भी हिंदू मुसलमान, क्योंकि हैं तो एक ही ना, पीछे से तो मिला रखे हैं, दोनों के तार मिले हुए हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी आ रहा है, जो मालेगांव में उनको अभी वहाँ पे कितना देखे टाइमिंग भी क्या ऊपर वाले ने की है, तो वो भी उनके भी तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे ना, और विदेशी ताकतों से वो भारत की सेना को हरा के अभिनव भारत बनाना, आर्यव्रत नाम की कंट्री बनाना चाह रही थी भारत को ख़त्म करके। यही तो इल्ज़ाम है ना उनके ऊपर, आर्म्ड रिबेलियन करके, यानी कि बगावत करके भारत की सेना को हरा के आर्यव्रत नाम का देश बनाना चाह रही थी, और अभिनव भारत उनके संगठन का नाम। तो ये आरएसएस के एक नहीं दर्जनों सबूत मिलेंगे। वो जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, सबके तार पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना से, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के चाइना से संबंध आपको कहीं भी कभी भी मिल जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा इलाज तो जनता ने कर दिया, अब दूसरा इलाज करना जो ज़रूरी है वो, और ये ज़रूरी है कि ऐसा काम करके कोई भी होम मिनिस्टर कलफ के कुर्ते पहन के तो कम से कम रेड कारपेट में ना घूमता फिरे, इसका इलाज करना ज़रूरी है। तो मैं आज सभी पॉलिटिकल पार्टी से ऑपोजिशन की और सभी जो भी अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी लोग हैं, कि हमें सबसे पहली डिमांड एक ही रखनी चाहिए, और वो है अमित शाह साहब, कलफ के कुर्ते वाले अमित शाह साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं बचा है जो होम मिनिस्टर के पद पे आ सके? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की और बीजेपी की सरकार नहीं थी, एक बड़ी घटना हुई थी, हालांकि सारी बड़ी घटनाएं मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, कंधार के आतंकवादी, जहाँ पे हमारे खुद के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह साहब और हमारे ये सुपर जो वो है ना स्पाई डोभाल साहब, पता नहीं कहाँ हैं आजकल, वो छोड़ने गए थे उनको, आतंकवादियों को, अफ़गानिस्तान तक। तो उस समय से लेके और आज तक ज़्यादातर 90% जो घटनाएं हुई हैं बड़ी बड़ी आतंकवादी, वो बीजेपी और आरएसएस के टाइम पे ही हुई हैं, जब उनकी सरकारें थी। जब 26/11 हुआ, बॉम्बे अटैक हुआ, मुंबई अटैक, तब सरकार आरएसएस और बीजेपी की नहीं थी, तो तुरंत होम मिनिस्टर साहब ने, उनके भी कपड़ों पे क्रीज नहीं, मतलब एक सिलवट भी नहीं आती थी, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता शिवराज पाटिल साहब को, आप लोगों को याद है ना। तो वो परंपरा अपनानी पड़ेगी। जिस होम मिनिस्टर के टाइम में एक नहीं कई ऐसे काम हो चुके हों, जिस होम मिनिस्टर को के टाइम में एक नहीं कई काम हो चुके हों, पुलवामा हुआ, यही होम मिनिस्टर थे, ये अब हुआ, यही होम मिनिस्टर हैं, और कुर्ते पे कलफ की इतनी सी भी सलवट नहीं आई है। तो ऐसे होम मिनिस्टर साहब का इस्तीफ़ा मांगना, मैं समझता हूँ हर एक भारतीय नागरिक की प्रथम जिम्मेदारी है। इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, इस्तीफ़ा मांगना चाहिए उनसे, और इस्तीफ़ा जब तक ना दें, इस काम के लिए आंदोलन करना चाहिए। दूसरा,
जो सबसे आसान काम है, आपने इंडस्ट्री ये जो हवाबाजी है ना, ये बंद करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री ट्रीसी ये वैसा वाला जुमला हो जाएगा, ना कोई आया ना कोई गया चाइना का। इंडस्ट्री रद्द करने से उसका ज़मीन पे असर 0% पड़ेगा। 0% मतलब 0% कम से कम अगले 10 साल तक तो 0% ही पड़ेगा। तो ये हवाबाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर करना है तो फिर वॉर फुटिंग पे करो। ये खाली हवा में तीर जो चला के जो आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और ज़्यादा ताकत दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। बात जो कर सकते हो वो करो और तुरंत करो, इंतज़ार करने की बात नहीं है। और कर सकने के लिए करना क्या है मोदी जी और अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को? कुछ नहीं करना उन्हें। जो वो कर रहे हैं उसको करने से रोकना है बस। वो फ्री हैंड दे दें हमारे आर्म फोर्सेस को, पुलिस को, एजेंसीज को, ईमानदार अफसर बना लगा दें और फ्री हैंड दे दें और ये बोल दें कि हमें, जैसे जब 71 का वॉर हुआ था ना, मानेकशॉ साहब थे फील्ड मार्शल, इंदिरा गांधी साहिबा ने उनको फ्री हैंड दिया था कि तुम इस वॉर के इंचार्ज हो, जो तुम कहोगे वही होगा, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, जो जो तुम्हें करना है वो करो। ये फ्री हैंड हमारे आर्म फोर्सेस को देना, इतना ही बार काम तो करना है। अपना दिमाग बादलों के पीछे वाला नहीं लगाना है, बिल्कुल भी है ही नहीं दिमाग, ना अमित शाह जी के पास, ना मोदी जी के पास, ना राजनाथ सिंह जी के पास और ना हमारे सुपर स्पाई के पास, ये जो डोभाल साहब है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना। एक से बढ़कर एक होशियार, बहादुर, ईमानदार अफसर हमारे फौज में भी हैं, हमारे आर्म फोर्सेस में भी हैं, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं। वो अपने आप संभाल लेंगे। आप इससे बाहर हो जाओ, अपने आप सब चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब अपने आप वो कर लेंगे। दूसरा काम जो कर सकते हैं इमीडिएटली, और ये अमित शाह साहब तुरंत कर सकते हैं, ऐसा वो नहीं करेंगे, वो ये भी मेरा दावा है, क्योंकि मन कहीं और है ना, ज़बान कहीं और है। मेरा ये कहना है कि अब बीसीसीआई में क्या, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के भी मालिक हैं एक तरह से, अमित जे शाह साहब हैं कि नहीं है, तो एक काम करना है सिर्फ, और मैं कोई बड़ा काम नहीं बता रहा हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम ऐसे किसी भी टूर्नामेंट में आज के बाद नहीं खेलेगी जिसमें पाकिस्तान की टीम भी खेलेगी। इसमें क्या मुश्किल है? सिर्फ अमित शाह साहब का नुकसान हो जाएगा पैसे का और जय शाह साहब का, और किसी का नुकसान नहीं होगा। सब ये होगा इफेक्टिव काम। इफेक्टिव काम ये होगा आज के बाद से किसी भी क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट से ही शुरू करते हैं पहले, ऐसे क्रिकेट के मैच में किसी भी जिसमें पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर खेलेगा या पाकिस्तान की टीम खेलेगी, भारत उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अमित शाह साहब, मेरा ये चैलेंज है देश के सभी अम्बेडकरवादियों को, मैं ये बता रहा हूँ चैलेंज करके, आप लोग देख लेना, ये काम नहीं होगा जो ऐसे हो सकता है ना चुटकी बजाते। ये काम नहीं करेंगे क्योंकि माल का खेल है और ये माल ही कमाना जानते हैं और कोई काम नहीं है इनका, देश से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, जो भी हमारे ये इंडस्ट्रियलिस्ट भाई बहन है ना, अमित शाह जी, मोदी जी के बड़े प्रिय, चाइना की जो कंपनीज़ हैं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो फ्रंट कंपनीज़ हैं, छदम कंपनीज़ हैं, उसमें कोई भी भारतीय कोई बिजनेस नहीं करेगा। मैं बाकी चाइनीज़ कंपनीज़ जो प्राइवेट चलो हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वो तो फिर वो हो गया तो पूरा देश ही सुधर जाएगा। ये मतलब फिर तो हमारी इकोनॉमी एकदम ऐसे हवाई जहाज़ की तरह उड़ जाएगी ऊपर और हम सब चंगा हो जाएगा। मैं सिर्फ अभी ये कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फ्रंट कंपनीज़ के साथ कोई भी भारतीय उसमें डायरेक्टर नहीं होगा, कोई बिज़नेस नहीं करेगा, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो फ्रंट कंपनीज़ हैं उसके साथ कोई बिज़नेस नहीं करेगा, और पाकिस्तान के जितनी भी कंपनीज़ हैं उसके साथ कोई बिज़नेस नहीं करेगा भारतीय। ये 3 काम अगर शुरू हो जाए हमारे, अमित शाह साहब का इस्तीफ़ा तो है ही, फ्री हैंड टू द प्रोफेशनल्स ऑफ द कंट्री इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, और जितना पैसा चाहिए दें उनको, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जितने फौजी भर्ती करें, कोई रोक टोक नहीं हो जाए। 16 लाख करोड़ रुपए तो अभी चुराए हैं अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने हमारे बैंकों से। हमारा ही आपका तो खून पसीने की कमाई है वो। तो ये 16 लाख करोड़ देश की सेनाओं को जाना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाना चाहिए, और जितनी रिक्रूटमेंट करनी है करें, ताकि फिर कभी कोई पहलगांव में ऐसी जगह, बाईसर जैसी जगह ना बचे
जहाँ पे हमारे हज़ारों टूरिस्ट हों, लेकिन फ़ौज का एक भी आदमी ना हो। एक कश्मीरी था ना, वो नौजवान, वो तो ट्रेंड भी नहीं था। उसके अगर वो थोड़ा सा लकी होता, थोड़ा अनलकी रह गए हम लोग भी, अगर वो बंदूक छीन लेता उन आतंकवादियों में से जो उसने कोशिश की थी, तो वो फिर खुद अकेला ही रोक लेता। उसी तरीके से एक जवान भी होता हमारा, तो वो उन 4-5 आतंकवादियों को अकेला रोक लेता। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमारे यहाँ नफरी की कमी रहे, फौजियों की या पुलिस फोर्स की कमी रहे, उसकी वजह से आतंकवादी फ़ायदा उठाएं। तो मेरा यही कहना था। मैंने आप लोगों को आज इसीलिए गुजारिश की थी। और चौथी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, वो जहाँ जहाँ ये ISI और चाइनीज़ एजेंट्स सीधे जो ये क्रिमिनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आज भारतीयों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आपस में लड़वाने की बात कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनका बाइकआउट करें। और जो भी RSS और BJP का वर्कर किसी कश्मीरी को, किसी हमारे शेड्यूल कास्ट भाई को, अब ये जब हम भी एक आपदा में अफसर ढूंढे ना, सिर्फ कश्मीरी भाइयों को ही नहीं बचाना है। अभी भी मेरे ऑफिस में एक यादव समाज के व्यक्ति आए हुए हैं, उनके बेटे को कानपुर में IIT में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उनके ही जो PhD के जो प्रोफेसर थे उन्होंने। तो जो भी हमारे SC ST और OBC भाई बहनों को प्रताड़ित करता है, उसको सबक सिखाने का एक आंदोलन शुरू होना चाहिए। और उसमें अभी जो ये कश्मीरी जो बच्चे हैं आए हुए, उनके खिलाफ़ कोई चू भी करेगा तो उसका तुरंत FIR करा के इंतज़ाम करना, जेल भिजवाने का काम करना पड़ेगा ऐसे आतंकवादियों का जो देश के अंदर घुसे में डीप अंदर तक। ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं जो कश्मीरी बच्चों को तंग कर रहे हैं। वो वहाँ भारत का झंडा लेके घूम रहे हैं और ये उन्हें मार रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को जेल में भिजवाने का काम भी सभी अम्बेडकरवादियों का है। मैं यही गुजारिश करना चाहता था आपसे। आप लोग आए सब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हमें ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। होम मिनिस्टर साहब को जाना ही पड़ेगा, किसी और को होम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। ये एक आंदोलन शुरू होना चाहिए। नाम सुना दीजिए सर, नाम बता दीजिए कौन सा व्यक्ति ताकतवर है। गृह मंत्री जब थे राजनाथ सिंह निंदा करते थे, निंदा ना जोड़ा जाता है। नहीं, मैं देखिए, मैं क्यों किसी का नाम बताऊं। अब जो भी होगा इनसे तो अच्छा होगा ना, मतलब आने वाला जो होगा कोई भी, ये तो 100% फेलियर हो गया। मैं कौन होता हूँ RSS और BJP को सलाह देने वाला। मेरे हिसाब से तो ये लोग मशीनों के PM और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं BJP और RSS के। जब असली काम हो जाएगा, पेपर बैलेट वापस आ जाएंगे, तो वैसे ही बेहतर प्राइम मिनिस्टर, बेहतर होम मिनिस्टर्स आने शुरू हो जाएंगे। ये काम तो तय करें ये हमारे मोहन भागवत जी तय किसको बनाना है होम मिनिस्टर। हम तो ये कह रहे हैं कि ये टोटल फेलियर होम मिनिस्टर हटा दिया जाए, तभी आगे आने वाला जो होम मिनिस्टर होगा ना, जो भी होगा, वो कम से कम फ्री हैंड तो देगा। जो प्रोफेशनल्स हैं हमारे देश में, उन्हें खुद तो अपना कुर्ता पहन के नहीं पहुंच जाएगा ना हर वक्त। सर, प्रोफेसर एक थे, उन्होंने कलमा पढ़ी तो बच गए बता रहे थे, तो उसको लेकर के निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि कलमा सबको सीख लेनी चाहिए। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। निशिकांत दुबे देखिए, वो सीधे अभी मैं बता रहा ना, वो तो RSS के आदमी हैं। उनकी तुलना तो मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से कर ही सकता हूँ ना। तो वो तो वही हैं, वो तो पाकिस्तान की ज़बान बोलेंगे ही ना। उन्हीं को तो फ़ायदा हो रहा है। जो पाकिस्तान की एजेंसीज करती हैं उसका फ़ायदा किसको होता है? RSS और BJP को पॉलिटिकल फ़ायदा होता है। तो वो तो आपस में मिले जुले हैं ना। वो जो कहें उससे उल्टा करना चाहिए। जिसको मन से कलमा पढ़ना है, जिसको पढ़ना ही है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ना। 2 शादियां करने के लिए भी बहुत सारे लोग कलमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? धर्मेंद्र साहब का एग्जाम्पल है, किस का है। तो अगर किसी के मन में खोट है, उस वजह से वो कोई जो भी काम करता है वो उसकी मर्जी। जो दिल से कलमा पढ़ना चाहता है वो दिल से कलमा पढ़े, जो दिल से जय श्री राम कहना चाहता है दिल से जय श्री राम बोले, जो बुद्धम शरणम गच्छामि बोलना चाहता है वो दिल से बोले अपना। ये भारत देश है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबका। ने तो धर्म का ही वहाँ पे नहीं, वो बेकार की बातें हैं सब। आतंकवादियों का जो बोला जाता है, आतंकवाद अलग चीज़ है, आतंकवादी अलग चीज़ होते हैं। जो आतंकवादी होते हैं वो किसी ना किसी अच्छी चीज़ का या उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी, कुछ लोग जात का आतंकवादी गलत इस्तेमाल करते हैं, ये बता के कि हम तुम्हारी जात से ऊपर हैं इसलिए हम तुम्हें मारेंगे। आतंकवादी तो हैं सब, ये कौन है? और देखिए, जो भी व्यक्ति अपने से कमज़ोर को अपने बल की वजह से मारेगा, बिना किसी वजह के मारेगा,
वो आतंकवादी है ना, उसमें क्या है? जब ये मॉब लिंचिंग करने वाले आतंकवादी नहीं है, सेम तो हैं, सिर्फ बंदूकों की तो कमी है, और क्या है, एक जैसे तो हैं, जैसे वो वैसे ये, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। जो किसी अभी थार चढ़ा दी यहाँ पे यूपी में, किसी ने मना किया कि थार तेज़ मत चढ़ाओ, तो वापस लेके आए कि हम तो फला कम्युनिटी से हैं, तुम्हारी औकात क्या है, उनके ऊपर थार चढ़ा दी। ये आतंकवादी नहीं है? जो किसानों के ऊपर थार चढ़ाई थी वो आतंकवादी नहीं है? राइट विंग के लोग बोल रहे हैं कि धर्म देखकर मारे थे, धर्म देखकर मारेंगे, और लोगों मारा भी जा रहा है। आतंकवादी तो यही काम करेंगे ना, धर्म देख के मारेंगे, क्योंकि उनका पर्पस तो और है ना। भारत में भी राजनीति रोटियां किसी की सिक रही हैं, और पाकिस्तान में भी, तो उनका तो पर्पस यही है ना, धर्म देख के, जात देख के, रीजन देख के नहीं मारते नहीं। नॉर्थ ईस्ट वालों को यहाँ नहीं मारा क्या, दिल्ली में? रीजन देख के, जात देख के, धर्म देख के, कलर देख के। अमेरिका में क्या नहीं हुआ है, कलर के ऊपर हुआ है ना कितना। ये सब आतंकवादी तो हैं बस, तो इसके अलावा कोई नहीं है। असली आतंकवादी यही है। अब आप किसी को झूठा आतंकवादी बताता रहो तो बताते रहो। ओवैसी साहब ने कहा कि अमित शाह जी ने फोन किया था, आइए संभालिए स्थिति को, बेकाबू हालात में रहेंगे। किसको? ओवैसी साहब को? हाँ, अमित शाह जी ने फोन किया था आज, उन्होंने मीडियम बाइट दिया। ओवैसी साहब संभालेंगे? हाँ, ओवैसी साहब ने बुलाया। तो मतलब ओवैसी साहब हमारे देश के होम मिनिस्टर बनने वाले हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ। तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अगर ओवैसी साहब होंगे तो होम मिनिस्टर तो अमित शाह जी की जगह बेटर ही होंगे, क्योंकि अगर अमित शाह साहब ने भी अपने किसी प्रिय को होम मिनिस्टर बनाने की ठान ही लिए, तो ओवैसी साहब भी अच्छे ही रहेंगे। अमित शाह साहब से तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग अच्छे ही रहेंगे, मोदी जी को छोड़ के। मोदी जी बिहार की रैली में कह रहे हैं कि सोचा नहीं होगा। मोदी जी तो बड़ा अच्छा, उनका नीतीश कुमार जी के साथ बड़ा खुशी का पोज आया है। दोनों की मतलब ऐसा खुश हो रहे थे जैसे ये हमला हो गया तो दोनों की मतलब लॉटरी निकल गई हो कोई। मतलब शर्म नहीं आती लोगों को, क्या बोले इनको। अंग्रेजी में बात कर रहे हैं मोदी जी बिहार में जाकर के, और बिहारियों को सही समझ ना आती, वो मैथिली समझते हैं, ना जाने का समझते हो, पर अंग्रेजी बोल। मोदी जी देखिए, मोदी जी हमारे मोदी जी हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। वो हमेशा वो काम करेंगे। ट्रम्प के साहब के सामने जाके उन्हें इंग्लिश नहीं आती, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उनको वो इंग्लिश बताते हैं। अब उनके मन में इंग्लिश के प्रति ना एक कॉम्प्लेक्स है, वो इंग्लिश को बड़ी सुपीरियर भाषा समझते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स व्यक्ति के बारे में, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति के बारे में मैं क्या कमेंट करूं। जो मुद्दे की बात है ये है कि नीतीश कुमार जी और वो बैठ के हंस रहे थे, शर्म आनी चाहिए उन्हें। 2 दिन तक हम लोगों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। पुलवामा के जरिए देश देख दिया क्या? अभी पुलवामा के ज़रिए उस वक़्त क्या कर रहे थे वो? एक बियर ग्रिल्स हैं, उनके साथ वो उत्तराखंड में पिकनिक मना रहे थे ना पुलवामा के टाइम। अब यहाँ नीतीश कुमार जी ने पहले वो एयर शो भी कैंसिल नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ, अगर जेडी वांस साहब यहाँ पे थे ना, कम से कम मोदी जी उनसे रिक्वेस्ट ही कर लेते, पाकिस्तान आर्मी की चूड़ी टाइट करवा लेते। जब वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे ना वहाँ पे अपनी ताजमहल के सामने बैठ के रोमांटिक फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कोई साथ चला जाता, जयशंकर साहब चले जाते, कोई चले जाते, एक फ़ोन ही करवा लेते पाकिस्तान आर्मी के चीफ को कि ये बदतमीज़ी बंद करो। उनसे तो डरते हैं ना वो। तो इनका कोई भी देशभक्ति के लिए काम नहीं होता है। वहाँ एयर शो हो गया, और मोदी जी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, अब यहाँ पे क्योंकि राहुल जी, खड़गे जी वगैरह सब इंग्लिश में बात करते, तो उसमें गए नहीं। खुद राजनाथ जी को बना दिया, जो ये अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें खुद गए नहीं, शायद वहाँ इंग्लिश बोलनी पड़ जाती। सरकार ने मान लिया है कि बहुत बड़ी चूक हुई है, ऑफिशियल बयान है। नहीं, चूक तो मतलब अब इस वक्त रात है तो रात मानने में, ये तो हमारे देश का माहौल, ये हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने इतना ख़राब कर दिया है। थोड़ा सा भी देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज़ ने थोड़ी सी आंखें दिखाई हैं, इतनी सी, तो मानी नहीं गलती। लेकिन गलती मानने से क्या होगा? ये माफ़ करने वाली गलती है क्या? अगर ये पहली गलती होती तो माफ़ कर दी जाती। पुलवामा अभी तो होके चुका है, एक गलती है। और जब से ये जब पहलगाम हुआ, उसके अगले दिन फिर आतंकवादी हमला, उसके अगले दिन फिर आतंकवादी हमला, रोज़ आतंकवादी हमले हो रहे हैं। और होम मिनिस्टर यही रहेंगे कलफ का कुर्ता पहन के। मतलब एक तो सलवट आ जानी चाहिए। एक सलवट नहीं नज़र आती मुझे उनके कुर्ते पे कभी भी, अमित शाह जी के। क्यों? रिलैक्स्ड। देश कहीं भी जाए हम लोग रिलैक्स करेंगे, मज़े करेंगे। ये नहीं चलने वाला है। तो अपोजिशन पार्टीज़ को अब अगर ये गलती मानी है तो इसकी सज़ा, कम से कम इस्तीफ़ा तो होनी चाहिए, कोई और बने
होम मिनिस्टर। पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी पंजाब पत्थर से भारत। देखिए वो तो वक्त आने पे पता लगेगा। ये बढ़ के मारने का काम, कोई औकात है पाकिस्तान की? ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारत की सेना के सामने पाकिस्तान की सेना मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 दिन से ज़्यादा टिक पाएगी। ये हकीकी रियलिटी है। अब बढ़ के मारने के लिए तो कुछ भी मारते रहो कोई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, देखिए फिर क्या खेल हो रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ISI के एजेंट्स हैं, चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट हैं, ये क्रिमिनल टेलीविज़न वाले, और एक नहीं, हर क्रिमिनल टेलीविज़न वाला, आतंकी टेलीविज़न वाला पाकिस्तान के किसी ना किसी स्पोक्स पर्सन को बुला के भारत को अपने टेलीविज़न से गालियां दिलवा रहा है। और कोई सबूत चाहिए? ये सब लोग ISI के एजेंट हैं, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, ये सबके तार जो हैं आतंकवादियों से, ISI से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों को ऐसे टाइम पे बुला के मौका देना चाहिए कि आओ अपनी भारत को गाली दो हमारी चैनल पे बैठ के। और उसके पैसे कौन दे रहा है? ये सरकार। ये जो एडवर्टीजमेंट मोदी जी देते हैं ना, और जो लोग देखते हैं TRP बढ़ाते हैं इन लोगों की। मेरा तो ये कहना है जिस टेलीविज़न चैनल पे कोई भी पाकिस्तानी आके बोलता है डिबेट में, मतलब कोई शर्म नाम की चीज़ बची है क्या? कुछ भी। हर टेलीविज़न चैनल पे जो क्रिमिनल टेलीविज़न है मैं देख रहा हूँ, कोई ना कोई पाकिस्तानी आके बकवास कर रहा है। उसमें लोकतंत्र है भारत की मीडिया में, सबको बोलने का मौका। ये मीडिया है, ये मीडिया है। मीडिया होती तो हम जैसे लोगों को बुलाते ना लाइव, जैसे उनको मौका दे रहे हैं। बुलवाएं मुझे, मैं बताऊंगा अर्नब गोस्वामी के क्या ताल्लुकात हैं ISI से, और पाकिस्तान से क्या ताल्लुकात हैं इन सब के क्रिमिनल्स के। मुझे बुलाएं ना, वो होता है लोकतंत्र। ये ऐसे लोगों को बुला के मौका दे रहे हैं ऐसे सेंसिटिव टाइम पे, मतलब जख्मों पे नमक छिड़कवा रहे हैं ये सब बेईमान लोग। और फिर भी उनको हम पत्रकार बोलते रहे। पत्रकार हैं ये हैं इंटरनेशनल, ये हैं टेररिस्ट। ठीक है।